तो चैप्टर 7 इज ऑल अबाउट कंपनी एनालिसिस, जिसमें बिजनेस एंड गवर्नेंस, ये गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अपने को स्टडी करना है रोल ऑफ कंपनी एनालिसिस, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल, प्राइस पावर एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्राइसिंग पावर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऑफ कंपनी, जैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, स्वॉट एनालिसिस क्या है, हाउ टू अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस मॉडल ऑफ कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी गुड गवर्नेंस अच्छा ना होने के कारण, गवर्नेंस गवर्नमेंट नहीं गवर्नेंस, तो इसके कारण भी फेल हो जाती है। ठीक है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिस्क टू अ बिजनेस, बिजनेस में कितना रिस्क है उसको अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है। फिर ESG फ्रेमवर्क क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है कंपनीज की, एंड चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट रेटिंग। और अपन देखते हैं ना कि कई बार कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग डाउन या अप होती है, तो उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे अपन ने चैप्टर 4 में देखा था कि इन्वेस्टिंग इन शेयर इन्वॉल्व केयरफुल एंड थॉरो एनालिसिस ऑफ कंपनी बिजनेस। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के शेयर में या इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने को बहुत ज्यादा एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो कंपनी इज ओनली अ माइक्रो यूनिट इन इट्स इंडस्ट्री एंड इन टर्न इन द इकोनॉमी। ठीक है, their fortune will be driven by external condition including overall macroeconomic factor। ठीक है, एक्सटर्नल में यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, इकोनॉमी कैसा कर रही है, अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। एंड मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। ठीक है, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट कंपनी इन द इंडस्ट्री, how a individual company perform also depend upon lot of company specific factor। तो पहला है, जैसे अपन ने चैप्टर 6 में भी देखा था कि व्हाट इज द कंपनी बिजनेस, व्हाट इज द कंपनी बिजनेस मॉडल, एंड डज द कंपनी एंजॉय एनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करने पे कंपनी के पास क्या एडवांटेज है। ठीक है, company have the necessary capability to exploit opportunity and to withstand any threat। ठीक है, company management component enough to identify and execute the appropriate strategies, क्या कंपनी की मैनेजमेंट में उतनी कैपेबिलिटी है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए और एग्जीक्यूट कर पाए अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज को। और डज द मैनेजमेंट हैव अ विजन फॉर कंपनीज फ्यूचर, क्या कंपनीज के मैनेजमेंट के पास फ्यूचर का विजन है, यानी कि आगे क्या सोचते ही है कि नहीं सोचती। Are they able to provide visibility into the expected short-term performance and long-term goal। ठीक है, कंपनी के पास नेसेसरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है कि नहीं। ठीक है, बोर्ड एंड मैनेजमेंट विल एक्ट इन अ बेस्ट इंटरेस्ट इन द कंपनी, क्या बोर्ड एंड मैनेजमेंट मिलके कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रही है एंड इट्स शेयर होल्डर। ठीक है, और आर सच गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड, जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये सब के आंसर अपने को इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, बहुत डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है, ये सब स्कोरिंग चीजें। तो इक्विटी इन्वेस्टिंग क्या होता है कि इट्स ऑल अबाउट पार्ट ऑनरशिप इन बिजनेस, यानी कि अपन इक्विटी इन्वेस्टमेंट में क्या ऑनरशिप खरीदते हैं। शेयर परचेस करते हैं। हाँ, तो शेयर शेयर परचेज का परचेस मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत आपने ऑनरशिप ली है। ओनर। इट इज हाँ। इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस और बिजनेस मॉडल। आप बिजनेस में ऑनरशिप तो खरीद रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको उसके बिजनेस बिजनेस मॉडल कंपनी के देखने जरूरी है इन्वेस्टमेंट से पहले। तो पहले आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं बिजनेस का, कि कंपनी क्या करती है और कैसे करती है, और उसके कस्टमर कौन है, हु आर द कस्टमर, और क्यों है कस्टमर, और क्यों उसके प्रोडक्ट को बाय और
उसके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद लें। यूज करते हैं। और कंपनी हेलो। हेलो। वेयर वन अंडरस्टैंड द बिजनेस। तो फंड मैनेजर हमेशा एक चीज बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट वही करो जिसका बिजनेस आपको समझ में आए। ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि आप पैसे वही इन्वेस्टमेंट करो जहां आपको बिजनेस समझ में आए। ठीक है, तो क्या आप बिजनेस को समझते हैं? किसी भी कंपनी का में इन्वेस्टमेंट से पहले क्या आप उसके बिजनेस को समझते हैं? बिजनेस मॉड्यूल को समझते हैं कि नहीं, है ना? नहीं, उसके बिजनेस क्या है वही नहीं समझ में आ रहा है तो कहाँ से? जी। ठीक है, तो इंडिया में 4,000 कंपनी लिस्टेड है, एक्टिव ऑन इंडियन एक्सचेंज। तो आप 4,000 कंपनी को तो ट्रैक नहीं कर सकते और सभी को समझ नहीं सकते। ठीक है, तो इन्वेस्टर शुड कंसिडर बाइंग अ शेयर ऑफ फ्यू कंपनी। तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी समझ उसको हो। ठीक है, ऐसे में रेदर देन इन्वेस्ट इन अ नंबर ऑफ कंपनी दे डोंट अंडरस्टैंड। बहुत बार ये होता है कि इन्वेस्टर ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो वारेन बफेट का एक कोट है बहुत फेमस कि वाइड डाइवर्सिफिकेशन इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इन्वेस्टर डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। यानी कि बहुत ज्यादा कोई डाइवर्सिफाई करके रखें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके पोर्टफोलियो में उनके 50-60 कंपनी दिख जाएगी, लेकिन किसी के बारे में उनको कुछ नहीं पता है। तो ये वाइड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अगर आपको बिजनेस के बारे में अच्छे से पता हो तो आप डाइवर्सिफाई करेंगे, लेकिन उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसके 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 बारे में ओवरऑल आपको जानकारी है। ठीक है, सभी सेक्टर्स के यूनिक पैरामीटर होते हैं इवैल्यूएशंस के। जैसे रिटेल सेक्टर में फुटफॉल, कितने लोग आए, फुटफॉल एक, आप रिटेल में जाते होगे तो एक जो गार्ड होते हैं, जो एंट्री गेट में एक आदमी खड़ा ही मिलेगा आपको, वो हमेशा काउंट करते हैं, एक तो क्लॉक रहती है उनके पास। तो उससे वो काउंट करते हैं कितने लोग पर डे एंट्री ले रहे हैं। जैसे 2 लोग एंट्री लिए तो वो उस घड़ी को ऐसे दबा दे, वो क्लॉक छोटा सा रहता है उसको दबा देते हैं, तो दिन भर में कितने लोग आए वो पता चल जाता है उनको। और सेम स्टोर में सेल कितनी है, तो रिटेल सेल्स ऐसे पता चलता है। ठीक है, बैंकिंग में अपने को पता है कि नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई और नेट इंटरेस्ट मार्जिन से अपने को पता चलता है कि बैंकिंग कैसा कर रही है। टेलीकॉम में कैसे पता चलता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कैसा है। ठीक है, और होटल में एवरेज रूम टैरिफ कितना है। ठीक है, तो इन सब चीजों से पता चलता है कि आप सेक्टर को कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है, एनालिस्ट जो होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट मस्ट पोसेस इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सेक्टर वाइल रिसर्चिंग कंपनीज। ठीक है, एनालिस्ट क्या करते नॉलेज हैं? रखते हैं डेप्थ सेक्टर नॉलेज के। रखते हैं, और नहीं भी है उनके पास नॉलेज तो वो नॉलेज गेन गेन भी करते हैं। जैसे कोई नया सेक्टर आ गया जिसके बारे में नॉलेज नहीं, तो उसको गेन भी करते हैं। ठीक है, तो सभी कंपनी का एक यूनिक वे होता है बिजनेस करने का, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। The efficiency with which product and service are produced and delivered to the customer may vary from one business to other। तो सभी के प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो therefore it become imperative for analysts to understand the entire business model of the company। एक मैनेजमेंट गुरु है गैरी हैमेल, उनका कहना है कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस इज नॉट बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। कंपटीशन मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में नहीं है, कंपटीशन है बिजनेस मॉडल पे, कि कंपनी के बिजनेस मॉडल कैसे हैं, उनका कंपटीशन होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस का नहीं होता है। ये इनका कहना है, डॉक्टर गैरी हैमल। फिर प्राइसिंग पावर और सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस पावर। ठीक है,
जब भी आप बिजनेस को स्टडी करते हैं तो कंपनी और उसकी प्राइसिंग पावर कितनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि कंपनी मेंटेन और ग्रो कर रही है कि नहीं प्रॉफिट मार्जिन में। प्राइसिंग पावर रिफर टू द कंपनी एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन और चार्ज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। कि प्राइसिंग पावर क्या होता है कि कंपनी की एबिलिटी है कि वो स्वतंत्र होकर अपने प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज कर सके या डिटरमाइन कर सके। जैसे आईफोन है, आज भी आईफोन 1,50,000 से ऊपर है, उतने में शायद ही कोई फोन बिक सकता होगा, तो वो उनके पास प्राइसिंग पावर है। ठीक है, तो कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर would be able to pass on any escalation in input cost to the customer. They can also increase their price जब डिमांड स्ट्रांग हो। जब डिमांड स्ट्रांग होती है तो भी वो प्राइस बढ़ाते हैं और दस ग्रो देयर मार्जिन, मार्जिन भी उनकी बढ़ती है। मोस्ट ऑफन प्राइसिंग पावर इज ड्रिवन बाय इंडस्ट्री फैक्टर दैट अफेक्ट ऑल कंपनी इन द इंडस्ट्री। ठीक है, these factors include competition intensity in the industry, the price elasticity of the product। कई बार ये होता है कि बड़ी कंपनी पहले प्राइस बढ़ाती है, उसको देख के बाकी लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। द लेवल ऑफ कमोडिटाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे आपने देखा होगा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे पहले रेट बढ़ाता है जियो, उसके बाद एयरटेल बढ़ाता है, फिर वोडाफोन और बीएसएनएल बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्राइसिंग पावर से उस इंडस्ट्री में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक कंपनी बढ़ाई तो उसके पीछे बाकी लोग भी बढ़ा देते हैं, लेकिन वो सब वेट करते रहते हैं। अभी अगर आईफोन वाला 20% अगर रेट बढ़ा दे, उसके पीछे देखिएगा बाकी मोबाइल फोन भी ऑटो। सैमसंग का बढ़ जाएगा। ठीक है, there are certain company specific factors that position a company different from its peer। जैसे कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर, जैसे नेचुरल लीडरशिप पोजीशन है इंडस्ट्री में, ब्रांड एफिनिटी भी है उनके पास। ठीक है, तो जैसे सेवरल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, स्मॉलर प्लेयर जो होते हैं ना पेट्रोकेमिकल में, वो प्राइस देयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन प्राइस सेट बाय रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल इंडस्ट्री में लीडर है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, वो नेचुरल में लीडर है। तो उनके पास क्या है, जब वो रिलायंस इंडस्ट्री प्राइस बढ़ाती है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का, उसको देख के बाकी लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है कि रिलायंस के पास आज company with strong brand perception, brand loyalty is likely to be able to price their product independently. Low cost based help a company to keep their pricing low without having to worry about competitor following suit as reducing price। ठीक है, तो studying the very critical studying this is very critical to understand which industries are likely to do well or which player in a industry is likely to outperform its peer। कि कौन सी इंडस्ट्री अच्छा कर सकती है और कौन से प्लेयर आउट परफॉर्म कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ओवर द कॉम्पिटिटर इन एवरी इंडस्ट्री। सम प्लेयर डू बेटर देन अदर, सभी इंडस्ट्री में होता है, कुछ प्लेयर बहुत अच्छा करते हैं। तो एज अ एनालिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अ पर्टिकुलर कंपनी इज लाइकली टू परफॉर्म इन फ्यूचर। तो एनालिस्ट का काम क्या होता है कि ये कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी इज लाइकली टू परफॉर्म विद इट्स कॉम्पिटिटर इन इंडस्ट्री। उनको ये भी जानना जरूरी रहता है कि आप अच्छा कर रहे हो, साथ में आपके कॉम्पिटिटर कैसा कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर के साथ क्या क्या चीजें हैं, डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट फीचर्स, आपकी कंपनी में के प्रोडक्ट्स में क्या फीचर्स हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स में क्या फीचर्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ड्रिवन बाय ऑपरेशनल इफिशिएंसी और बेटर एग्जीक्यूशन, ये 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है ये देखिएगा।
वन वे इन विच अ कंपनी कैन आउटडू इट्स कंपटीशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग बेटर फीचर इन प्रोडक्ट। तो आईफोन क्यों अच्छा कर रहा है, क्यों? हेलो। हेलो। यस सर, बोलिए। हेलो। अरे सर, बीच बीच में गैप हो जा रहा है वॉइस का। अच्छा लग अच्छा। रहा है। हाँ, ठीक है, अभी ठीक है, तो बोलिए। तो कौन सी कंपनी अच्छा कर सकती है? जो ज्यादा अच्छे फीचर्स दे रही होगी, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन। द डिफरेंशिएटिंग फीचर कैन बी टर्म ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इट्स फंक्शन। तो आईफोन की आपने क्वालिटी भी देखी है और उसके फंक्शन भी देखे, चाहे उसके सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे ओवरऑल क्वालिटी। ठीक है। तो दिस वुड हेल्प देम क्रिएट वैल्यू प्रपोर्शन फॉर देयर प्रोडक्ट। ठीक है। एंड इज लाइकली टू हेल्प द कंपनी अट्रैक्ट मोर कस्टमर देन कॉम्पिटिटर। तो उसके कारण क्या होता है, ज्यादा फीचर्स होने के कारण ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ओप्पो वीवो में ज्यादा फीचर्स हैं तो उनके पास कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो कंपनी शुड हैव स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। कंपनी के पास एक R&D का टीम होना चाहिए एंड अ कल्चर ऑफ इनोवेशन। उनके पास इतने इनोवेशन होने चाहिए कि उसका कोई जवाब ना हो। ठीक है। जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री जो है, जहां पे बहुत सारे प्लेयर है, वो डेली कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। द लीडरशिप पोजीशन में कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेयर टू अदर। ठीक है। तो ऐसा तो सबसे ज्यादा मोबाइल की कंपनी में होता है। आपने देखा होगा कि कुछ नए नए फीचर्स लाके हाँ मतलब नया नया ब्रांड नए ये निकाल दे रहे हैं, मॉडल निकाल दे रहे हैं। हाँ, तो आप आईफोन को छोड़ दें तो बाकी के जो पोजीशन है वो चेंज होने लगती है। ऑल ओवर इंडिया या पूरी दुनिया में भी आप देखेंगे तो चेंज होने लगती है। नोकिया एक समय टॉप में था, फिर सैमसंग आया, फिर आईफोन आया, फिर उसके बाद अभी और भी प्लेयर्स हैं। ठीक है। फिर कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग। आपके फीचर्स और आपके कॉम्पिटेटिव के फीचर सेम है। ठीक है। तो आपसे क्यों लेंगे, आपका प्रोडक्ट महंगे में कोई क्यों लेगा? अनदर वे अ कंपनी कैन कॉम्पिटिट बेटर विद देयर कॉम्पिटिटर इज बाइंग प्राइसिंग देयर प्रोडक्ट। इफ कस्टमर रिसीव प्रोडक्ट ऑफ मैनी कंपनी टू बी सिमिलर इन नेचर। तो अगर कस्टमर देख रहा है कि सभी कंपनी के फोन तो सेम है, लेकिन इसमें ज्यादा फीचर्स है और उसका रेट भी कम है। ठीक है। या सबके फीचर्स सेम है लेकिन इनका रेट कम है, तो वो उसी को खरीदेंगे। ठीक है। Competing by keeping the price low is sustainable only if company has low cost advantage. Competitor would be able to mimic the company strategy. ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक कंपनी ने सभी के फीचर सेम है, एक कंपनी का प्राइस कम है और बाकी का थोड़ा ज्यादा है। तो क्या करती कंपनी, देखती कि उनका सेल ज्यादा हो रहा है तो अपने प्रोडक्ट के दाम भी वो कम कर लेते हैं। ठीक है। Price differentiation are easy to spot in industry that produce highly commoditized product। ठीक है। अदर इंडस्ट्री में थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे आप टोयोटा कैमरी का कंपेयर कर रहे हो होंडा सिविक से, तो टोयोटा कैमरी, होंडा सिविक थोड़ा सस्ता आता है, टोयोटा कैमरी महंगा आता है। द लेटर माइट बी लेस एक्सपेंसिव। ठीक है। बट द फॉर्मर इज मोर लाइकली टू हैव मोर प्रोडक्ट फीचर। ठीक है। तो दोनों एक ही टाइप का कंपैरिजन नहीं है ना, ये चीज याद रख कि टोयोटा कैमरी और होंडा सिविक में दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, फीचर्स। क्वालिटी क्वालिटी फीचर्स और प्राइसिंग, तीनों चीज हाँ, का डिफरेंस तीनों हो में गया। है। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करता है, अपने को एनालाइज करना है। एनालिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट ऑफर द एंड कस्टमर बेटर वैल्यू फॉर मनी। ठीक है। फिर द एग्जीक्यूशन। Another very critical factor that help a company to do better than competitor is the company's ability to execute better। Execute माने इसका मतलब क्या है, कंपनी दैट मैनेज टू कम्युनिकेट बेटर विद देयर कस्टमर। ठीक है।
ऐसी कंपनी जो अपने कस्टमर से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती है, अपनी सेल्स की स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट कर सकती है थ्रू अ फोकस अप्रोच, कैन डू बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर। ठीक है, अगर फोकस में हो, आप कस्टमर केयर को फोन लगाओ अमेजोन में, तो तुरंत आपका प्रोडक्ट को वो रिटर्न कर देते हैं या आपसे अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन वही कोई आप दूसरे को लगाओगे तो हो सकता है वहां पे आपको प्रॉपर रिप्लाई ना मिलता हो, या उनकी सेल्स स्ट्रेटजीज अच्छी ना हो। तो एग्जीक्यूशन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को कहाँ से स्टडी कर सकते हैं? पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी एज वेल एज इट्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कैसा है और उसका पास्ट ट्रैक। हेलो। हेलो। अगेन थोड़ा सा ये नेटवर्क पता नहीं चला गया था। हाँ हाँ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो रहा, समझ में नहीं आ रहा सर कि आपके एंड से प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे एंड से। वो पानी है। जी जी जी। मौसम खराब होता है, दोनों तरफ से होता है, पता नहीं क्या है। तो इसको कम इसको सर इसको इसको सर एक बार फिर से बोलिए, क्योंकि ये कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था, अच्छा, 7.5 वाला जो पॉइंट है ना। तो ये बस स्टार्टिंग है, इसका फुल फॉर्म है SWOT का, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इकोनॉमी से वो हमेशा चेंज होती है, नए अपॉर्चुनिटीज आती है। ठीक है, आपके पास नए चैलेंजेस आते हैं। व्हेन अ न्यू अपॉर्चुनिटी इज प्रेजेंटेड कंपनी दैट आर, जब नए अवसर आते हैं तो जो कंपनी अच्छी पोजीशन में, वो उसका एडवांटेज लेती है और यूटिलाइज करते हैं ऐसे अवसर को। ठीक है, और बाकी जो वेल पोजीशन में नहीं है उनसे मिस आउट हो जाता है। ठीक है, व्हेन अ न्यू चैलेंज और थ्रेट इमर्ज, कम या नया चैलेंज आए या नया डर, दोनों में जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी है वो सरवाइव कर जाती है। ऑन अदर हैंड कंपनी दैट आर वल्नरेबल, वो खत्म हो जाती है। जैसे कोविड में आपने देखा था, कोविड के कारण बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन पड़ा था बिजनेस को। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस लॉकडाउन में बंद हो गए थे। ये सबसे बड़ा थ्रेट था। जो कंपनी वीक फाइनेंशियल पोजीशन वाली थी वो यानी कि लगभग बंद के कगार में पहुंच गई थी। ठीक है, टू द लॉकडाउन। जो जिनके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन थी उन्होंने लॉकडाउन को सरवाइव किया। ठीक है, तो SWOT में अपन यही पढ़ते हैं कि एनालिस्ट एज अ एनालिस्ट अपने को बिजनेस के फंडामेंटल को कैसे देखना चाहिए या इवेल्युएट करना चाहिए। ठीक है, तो SWOT SWOT का एक्रोनिम से स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस किसी भी कंपनी के इंटरनल पार्ट होता है। ठीक है, आप, मेरे को नहीं पता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, ये आपको पता है। मेरी वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, ये मेरे को पता है। जी। ठीक है, आप मुझसे बात करके मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं जज कर पाएंगे। जज कर सकते हैं, यानी कि स्टडी। ठीक है, जी। तो वो कंपनी का इंटरनल होता है। इस एक एग्जांपल के तौर में मैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वो एक्सटर्नल होते हैं। चैनल। ठीक है, स्वॉट फ्रॉम टू साइड, आइडेंट इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है सर, कंपनी एक्सटर्नल कंडीशन और नॉट बोल के अगर दे दिया चार ऑप्शन। नहीं, वो तो बनता है विच इज नॉट और विच इज यस, लेकिन बहुत कुछ बेसिक बोल होती नहीं है। सकते हैं, है ना।
तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे ये मैं आपको थोड़ी देर, यानी कि जब आएगा तो मैं बताऊंगा। जैसे स्वॉट का फुल फॉर्म तो आता है, ठीक है, स्ट्रेंथ, हाँ वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। परसेंटेज। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फर्स्ट। तो पहले अपने को स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करना है, फिर पता करना है कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी दे एक्सप्लॉइट एंड व्हाट आर द थ्रेट। ठीक है, एनालिस्ट कैन आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट फॉर the company will help them exploit the opportunity and what weakness make them vulnerable to the external threat। या तो आप पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता लगा सकते हैं, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपके पास क्या थ्रेट है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। या तो पहले आप अवसर और डर दोनों को पता लगा सकते हैं, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिसके कारण आपको अवसर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या आपकी वीकनेस क्या है जिसके कारण आपको डर बना हुआ है। ठीक है, तो दिस अप्रोच इज सुटेबल फॉर कंपनी व्हेन दे आर डिसाइडिंग देयर स्ट्रेटजी। ठीक है, फॉर एक्सटर्नल ऑब्जर्वर लाइक इक्विटी एनालिस्ट द सेकंड इज मोर सुटेबल इन टिपिकली EIC framework, as analyst study external condition first and then study the company। तो स्ट्रेंथ क्या होता है किसी कंपनी का? उसके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी हाईली वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लो कस्टमर कंसंट्रेशन, लो कॉस्ट और हाई मार्जिन। ठीक है, सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट कंपनी और गवर्नमेंट। तो ये होते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड, ये होते हैं स्ट्रेंथ। ये यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वीकनेस क्या होती है? वीक फाइनेंशियल पोजीशन, हाई फिक्स कॉस्ट, लो मार्जिन, हायर कस्टमर कंसंट्रेशन। ठीक है, लीगल केस होना आपके खिलाफ, यानी कि कंपनी के खिलाफ, जिसके कारण उनका ज्यादा फोकस। ठीक है, लैक कस्टमर ऑफ कस्टमर का बिलीव हट जाएगा। एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। अगर आप आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने का, वो भी एक प्रॉब्लम है। और इन ऑपरेटिंग इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सब है। लीगल केस से क्या होता है कि आप कंपनी का फोकस क्या हो जाता है, केस में ज्यादा रहता है कि वो केस के आने से आपको हो सकता है बड़ा लॉस हो जाए। ठीक है, आप हार गए, जैसे अभी वो वोडाफोन केस हार गई तो उनको ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है। ठीक है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्फ ड्राइविंग कार कैन मेक वीकनेस टू इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी if there are catalyst in industry that is likely to fuel the growth of such car। ठीक है, no such opportunity। हेलो, यस, हेलो। हाँ सर, फिर से वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ, वो जी। मेरे को समझ नहीं आ रहा, और अभी आपका उधर हो गया था। हाँ ठीक है। एग्जाम्पल से बताइए सर, फॉर हाँ, एग्जाम्पल। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, हाँ क्योंकि अगर सेल्फ ड्राइविंग कार इंडिया में आ गई जी। तो उससे क्या होगा, इंडियन ऑटोमोबाइल अभी उसके लिए तैयार नहीं है, वो उनकी वीकनेस हो हाँ गई। ठीक जी। है, अगर टेस्ला आता है तो क्या होगा, वो सेल्फ ड्राइविंग कार बना रहे हैं, तो आपके पास कोई अवसर ही नहीं होंगे, अपॉर्चुनिटीज यू लाइक टू एग्जिस्ट इन फोर्सिएबल फ्यूचर, बट इट मे बी स्टिल बी अ वीकनेस बट नॉट अ इमीडिएट रिलेवेंट। क्यों? क्योंकि तुरंत तो कोई सेल्फ ड्राइव कार लेगा नहीं, नहीं लेगा, सही बात। है ना, लेकिन धीरे से तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो SWOT एनालिसिस इज वेरी गुड फ्रेमवर्क। Analysts should be worried that as outsider they may not be able to identify all strength and weakness of company। ठीक है, कोई भी कंपनी, नो कंपनी वुड पब्लिकली डिस्क्लोज द क्लाउड दे हैव द गवर्नमेंट और स्ट्रेंथ ऑफ देयर लॉबी। कोई कंपनी ये बताती है क्या कि मेरा गवर्नमेंट में कितना स्ट्रेंथ है या मेरी कितनी बड़ी लॉबी है? ठीक है, फिर होता है अपॉर्चुनिटीज। तो ये क्या होता है, जैसे कोविड में
कोविड से किसको अवसर मिले? एफएमसीजी फास्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ, न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी के आने से सबसे ज्यादा ग्रोथ किसको मिली? इलेक्ट्रिक व्हीकल से। कोविड के आने से, पोस्ट कोविड कंपनी अक्रॉस द ग्लोबल हैव शोन इंटरेस्ट ऑन मूव देयर प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट आउटसाइड ऑफ चाइना। कोविड 19 के बाद क्या हुआ? उसके बाद जितनी भी ग्लोबल कंपनीज है उन्होंने अपना प्रोडक्शन चाइना से बाहर करने का सोच लिया, जिससे अपने देश को फायदा हुआ। ठीक है, वो भी एक अवसर है, लेकिन अवसर है लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है कि ठीक है मैं चाइना से मैं शिफ्ट करूंगा आपके यहाँ, लेकिन आपके यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो मैं कैसे शिफ्ट करूंगा? ठीक है। जैसे नए बिजनेस आने से, टेक्नोलॉजी चेंज होने से, जैसे कंपनी एक्ट 2013 जब नया कंपनी एक्ट इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है, तो मैनी कंसल्टिंग फर्म गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू ऑफर सर्विस टू इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द न्यू लॉ। ठीक है। Y2K एक प्रॉब्लम आया था 2000 में, उसके कारण इंडियन आईटी सर्विस को बहुत ज्यादा ऑफर मिले थे, मेंटेनेंस और अपग्रेड अपग्रेडेशन सर्विस टू देयर क्लाइंट। Y2K एक 2000 में एक सिस्टम में प्रॉब्लम आया था, उससे आईटी सर्विस को भी बहुत सारे, इंडियन आईटी सर्विस को बहुत सारे मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के क्लाइंट मिले थे दुनिया भर से। ठीक है। कंपनी को कहीं से भी अवसर मिल सकता है, उसका कोई जियोग्राफिकल फुटप्रिंट नहीं होता है। ठीक है। सम जियोग्राफिकल लोकेशन में आउट ऑफ द बाउंड फॉर सम बिजनेस आइदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कैपिटल कंट्रोल और पुअर मार्केट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। जैसे एक और, एडवर्स मार्केट कंडीशन कैन थ्रो अपॉर्चुनिटी फॉर कंसोलिडेशन। ठीक है। एडवर्स मार्केट कंडीशन से, जैसे जेट एयरवेज 2019 में उन्होंने सस्पेंड कर दिया अपना ऑपरेशन। ठीक है। उससे किसको अवसर मिला? बाकी के प्लेयर को, इंडिगो वगैरह। जो भी थे सभी को अवसर मिला, लेकिन इंडिगो ही टिक हाँ, पाया अभी। बाकी लोग, बाकी और भी प्लेयर्स हैं, वो तो नहीं मार्केट शेयर कैप्चर कर पाए उतना, जितना जेट के शेयर्स को आके जेट, ये इंडिगो ने जितना कवर किया जेट एयरवेज को, उतना बाकी लोग नहीं कर पाए ना। सिमिलर, इन रिसेशनरी इकोनॉमिक कंडीशन लोअर प्राइस ऑफ शेयर और लोअर इंटरेस्ट रेट कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्ट्रॉन्गर प्लेयर टू एक्वायर अदर प्लेयर। रिसेशन में क्या होता है? रिसेशन फेस में शेयर के प्राइस भी कम होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो बड़े प्लेयर है ना, सबसे ज्यादा छोटे प्लेयर्स को एक्वायर करते हैं, या अदर प्लेयर, छोटे नहीं उनके बराबर भी हो। तो अगर आपने देखा होगा कोविड के बाद से, अगर आप गूगल में सर्च करिएगा कि कितनी कंपनीज को किसने किसने टेक ओवर किया, और जब 2008 में जो रिसेशन आया था, हेलो, 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 हेलो। हेलो। काफी डिस्टर्ब कर रहा था, मतलब कह रहा कि आज चला जा रहा आ, था। हाँ, वो हो रहा है, कभी मेरे इधर हो रहा है, कभी आपके उधर हो रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। एक ये थ्रेट को देख लेते हैं बस, ये आखिरी है शॉर्ट में। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ थ्रेट क्या हाँ। होता है? ये एक्सटर्नल होता है, ये भी ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये दोनों, अपॉर्चुनिटी और हाँ, थ्रेट दोनों एक्सटर्नल हो हाँ। गया। जी। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होता है, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज एक्सटर्नल होता है। ठीक है। डर कैसा होता है?
While an analyst assess to the threat, it is very important to distinguish threat coming from external environment. ठीक है. Threat also come in myriad way. In fact, event that create opportunity to one industry, एक इंडस्ट्री का अवसर दूसरे के लिए रिस्क हो सकता है. ठीक है. जैसे इकोनॉमिक रिसेशन कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन फॉर्च्यून ऑफ मैनी बिजनेस. ये सबसे बड़ा डर है. रिसेशन कोई नहीं आने देना चाहता. रेगुलर हेडविंड कैन आल्सो क्रिएट अ थ्रेट. जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन किया सिंगल यूज प्लास्टिक को, जिसके कारण जो ये प्रोडक्ट बनाते थे उनका तो मार्केट खत्म हो गया. टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बीपीओ इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे वो तो खत्म हो गए. बीपीओ एक समय था कि इंडिया को बीपीओ का हब बोला जाता था. अभी भी बोला जाता है, लेकिन क्या बीपीओ में अब उतने प्लेयर्स रहे? हाँ, अब पहले के आप मुताबिक कम हो गए हैं, क्योंकि क्योंकि अभी देखिए, अगर बैंकिंग सेक्टर में भी अगर कुछ रहता है तो कुछ भी कम्युनिकेट करने से पहले वो रोबोट वाली आ जाती है, हाँ, रोबोट ही आर्टिफिशियल आधा इंटेलिजेंस वाला कम्युनिकेट ही कर काम ले रहा कर, है. ठीक है. कम्युनिकेट कर ले रहा है। नहीं तो एक समय था, अगर आपको याद होगा, कि कॉल सेंटर में भी फोन लगाओ तो कम से कम 10 मिनट तो वेट करना पड़ता था. वेट करने पड़ता था, जी सही बात है। ठीक है. डीरेगुलेशन से क्या फायदा हुआ? तो डीरेगुलेशन भी एक थ्रेट है. कैन रिमूव एंट्री बैरियर. तो किसके लिए? आरबीआई ने डिसाइड किया टू ऑफर अ ऑन टाइप लाइसेंस टू न्यू बैंक. उससे क्या हुआ, एग्जिस्टिंग बैंक में कंपटीशन बढ़ गया. तो ये डीरेगुलेशन कहीं और किए, लेकिन नुकसान किसके हुआ? एग्जिस्टिंग बैंक्स को. ठीक है. इसको एक बार फिर से बोलिए सर, क्या बता रहे हैं, डीरेगुलेशन बैंक क्या? आरबीआई ने नए नए लोगों को लाइसेंस दिया ना न्यू बैंक के लिए. अच्छा और अच्छा अच्छा। ठीक है, चाहे वो पेमेंट बैंक के नाम से हो, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से हो. ठीक है. उसके कारण एग्जिस्टिंग बैंक में कंपटीशन बढ़ गया. हम्म। ठीक है. जैसे बंधन बैंक को दिया गया था लाइसेंस एक समय, बहुत पहले की बात है. तो हाँ हाँ। उसके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं तो वो बिजनेस आपका खाएंगे ना. Same identify threat and weakness. It is important to focus on sub or opportunity and threat that have reasonable probability of occurring. ठीक है. जैसे ब्लैक स्वान इवेंट था, कोविड क्राइसिस एक ब्लैक स्वान बहुत बड़ा इवेंट था. ठीक है. इट मे नॉट बी प्रूडेंट टू इंक्लूड ऑल पॉसिबल थ्रेट एज द लिस्ट वुड बी टू लॉन्ग. यानी कि बहुत सारा आ सकता है, तो ये सब चीजें को पढ़ लीजिएगा कि थ्रेट क्या है. ठीक है. अपॉर्चुनिटी क्या है, आपका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. इसके स्ट्रेंथ में क्या आते हैं, वीकनेस में क्या आता है, अपॉर्चुनिटी में क्या आता है, थ्रेट्स में क्या आता है, ये पूरा एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा. कहीं से भी बीच से कोई कुछ ना कुछ. इसमें ऐसा कर देगा सर कि बैंक, हाँ. वीकनेस का कुछ पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिया और वो बोल दिया विच इज नॉट, तो हाँ, उसको विच पकड़ना इज नॉट. पड़ेगा। हाँ. हेलो जी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हेलो. हेलो हेलो। हाँ सर, वॉइस नहीं आ रही थी एकदम से। हाँ. तो ये इसमें से कुछ भी इंटरनली पूछ सकता है कि बैंक, आरबीआई के ने नए बैंक को लाइसेंस दिया, तो उससे उससे थ्रेट है कि अपॉर्चुनिटी है, ये पूछेगा. तो ये तो थ्रेट है ना एग्जिस्टिंग बैंक के लिए. ठीक है, हाँ। बीपीओ इंडस्ट्री,
के लिए कौन सा थ्रेट है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिंगल यूज प्लास्टिक से किसको थ्रेट हुआ, ये सब पूछता है। प्लास्टिक हाँ, मैन्युफैक्चरर को जी। कोविड-19 से रिलेटेड पूछेगा, कंपनी एक्स से रिलेटेड पूछेगा। तो ये सब है कि ये पूछ देगा कि कंपनी पोस्ट कोविड-19 बहुत सी कंपनीज ने चाइना में अपना प्रोडक्शन शट डाउन किया, लेकिन चाइना से वो निकल के कहाँ गए, क्यों गए, ये सब चीजें पूछता है। तो यहां तक देख लीजिएगा अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो इजीली बन जाते हैं। लेकिन वही है, थोड़ा डेप्थ में आपको, जैसे आज जितना डेप्थ मैंने आज पढ़ाया उतने ही डेप्थ में अगर आप कवर करेंगे तब आपके लिए फायदेमंद है। चैप्टर 7 भी अच्छा बड़ा चैप्टर है, कोई हल्का चैप्टर है नहीं। यानी कि 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट कल की क्लास में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। और ठीक है, और कोई क्वेश्चन रहता है बैक, यानी कि पिछले चैप्टर से रिलेटेड, तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। यानी कि अगर आप कुछ क्वेश्चन लेके आए। रिवीजन रिवीजन तो चल रहा है सर, नहीं नहीं हाँ रिवीजन चल रहा है सर, बट ऐसा कुछ फिलहाल नहीं है। हाँ जैसा रहता फिर मैं करता हूँ। हाँ ठीक हाँ, है। ठीक ठीक है सर, ओके। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।